डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, या मैं कहूँगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये रिलेशन को अगर हमें समझना है अच्छी तरह से तो हम एक सेल कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ली है डेनियल सेल। डेनियल सेल में दो हाफ सेल्स रहती हैं, एक रहता है एनोडिक हाफ सेल, दूसरा कैथोडिक हाफ सेल। एनोडिक में जिसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और ये एनोड कहलाता है, और यहाँ पे एनोड का जो चार्ज रहता है वो नेगेटिव रहता है। जबकि कैथोडिक हाफ सेल में जो कैथोड रहता है वो राइट साइड में रहता है। इस पर रिडक्शन होती है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे हम कैथोड कहते हैं सी। ठीक इस तरह से इसका जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अब होता क्या है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे जिंक न्यूट्रल से जिंक पॉजिटिव बन जाता है, 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल से पॉजिटिव यानी इनसॉल्युबल जिंक से सॉल्युबल जिंक आयन बनाता है, और यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जबकि कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में या कैथोड में मैं बोलूँगा, कैथोड में क्या होता है, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स रिड्यूस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और कॉपर न्यूट्रल बन जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल मेटल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि एनोड पे जिंक जो है वो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है Zn2 पॉजिटिव की। जबकि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में था वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेता है, इस सर्किट से, ये जो वायर है यहाँ से फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो यहाँ पे कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो इसका रिडक्शन हो जाता है, यानी कॉपर जो आयन्स जो सोल्यूशन में थे वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कॉपर आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? या शॉर्ट में ये कह सकता हूँ मैं कि जब सेल चलती है, सेल काम करना शुरू करती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इंक्रीजेज बट कॉपर सल्फेट डिक्रीजेज। अब मैं अगर पोटेंशियल की बात करूँगा तो जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है यानी जिंक वाला हाफ सेल, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जबकि रिडक्शन हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और दोनों जो कर्व्स हैं ये एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये रहता है कि ये दोनों की जो पोटेंशियल है, दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाता है, या मैं बोलूँगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो उस टाइम पे सेल फंक्शन करना बंद कर देता है। या मैं कहूँगा कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पहले तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है ये रिएक्शन, लेकिन जब धीरे धीरे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कॉपर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, तो उसके बाद में सेल इक्विलिब्रियम में चला जाता है, यानी वो काम करना बंद कर देता है, बंद। ठीक है, उस वक़्त मैं कहूँगा जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे सेल का जो ईएमएफ होगा, सेल पोटेंशियल, वो 0 होगा। ये बात याद रखना, 0, क्योंकि अब उसमें चेंज नहीं आएगी, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी या प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर? तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इक्विलिब्रियम बन गया, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, के इक्विलिब्रियम, वो बराबर होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बट एट इक्विलिब्रियम। ठीक, अब जो सॉलिड्स रहते हैं जैसे जिंक है, जिंक मेटल और कॉपर मेटल, उनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। इसलिए हम ये जिंक, प्योर जिंक और प्योर कॉपर, ये हम कट कर देंगे क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। कंसंट्रेशन किसकी चेंज होती है? आयॉन्स की चेंज होती है। इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी क्योंकि ये सॉलिड इलेक्ट्रोड्स हैं। क्लियर? या मैं बोलूँगा जो सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी रहता है। ठीक है,
फिर इस हिसाब से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स। अब अगर हमें नर्स इक्वेशन लिखना है, नर्स इक्वेशन किसके बराबर रहता है? वो बराबर रहता है ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल यानी स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग Q। Q जो है यहाँ पे ये रिएक्शन कोशेंट है, यानी ये है रेशो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर रिएक्शन कितना फ्लो होते हैं, मैं बोलूँगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। F मीन्स फैराडे, R जो है आइडियल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, अब अगर हम इक्विलिब्रियम पे लेंगे, इक्विलिब्रियम पे ये जो रेशो रहता है यानी रिएक्शन कोशेंट यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, उसे हम इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहते हैं। तो मैं बोलूँगा एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, राइट। फिर मैं इस सेल के बदले में ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो ई सेल है, या मैं बोलूँगा नर्स इक्वेशन जो है, इसके बदले में, इस नर्स इक्वेशन के बदले में ऐसा एक नया इक्वेशन लिखूँगा। ये भी नर्स इक्वेशन ही है, मैं लिखूँगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, या मैं लिखूँगा लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये जो रेशो है, सॉरी कंसंट्रेशंस का रेशो इक्विलिब्रियम पे ये K इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, ये हमने देखा। और हमने इससे पहले अभी डिस्कस किया कि सेल पोटेंशियल जो है वो इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे दोनों जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, और सेल जो है वो काम करना बंद कर देता है और ई सेल उस वक़्त ज़ीरो हो जाता है। या अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी ज़ीरो रहता है और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। अगर ये ज़ीरो है तो माइनस NFE भी ज़ीरो होगा। E मीन्स EMF भी ज़ीरो ही हो जाएगा एक सेल के लिए। तो इक्विलिब्रियम पे याद रखना ई सेल इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन डेल्टा जी नॉट या ई स्टैंडर्ड ज़ीरो नहीं होता, ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो फिर मैं अगर इस इक्वेशन को फिर से मॉडिफाई करूं तो मैं ई सेल के बदले में यहाँ पे ज़ीरो लिखूँगा। फिर ई नॉट सेल यानी ई स्टैंडर्ड सेल, ये मैंने कहा कि ये ज़ीरो नहीं होता, ना ही डेल्टा जी नॉट ज़ीरो होता है, यानी डेल्टा जी नॉट ये जो है ये भी इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो नहीं होता, लेकिन डेल्टा जी ज़ीरो होता है। स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ज़ीरो नहीं होता। क्लियर? तो फिर मैं इसके बदले लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ज़ीरो, इसके बदले स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF। इसके बदले में लॉग K लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि ये जो है ये रिएक्शन कोशेंट नहीं रहा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है सेल। ठीक, तो फिर मैं अगर ये जो है ये माइनस वाला पार्ट इधर ले जाऊँ, ये यहाँ पे माइनस है तो इधर ये प्लस हो जाएगा, तो मुझे ई स्टैंडर्ड सेल मिल जाएगा बराबर 2.303 RT बाई NF लॉग K। तो यहाँ पे ई स्टैंडर्ड या EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल और लॉग K के बीच में रिलेशन मिल गया। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग K इज इक्वल टू ई सेल, ये इधर ले जाओ तो ये इसका ई सेल इंटू NF डिवाइड बाई 2.303 मल्टीपल हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे लेंगे और यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट का वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पे फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू लगाएंगे 96500, तो ये बन जाएगा ऐसे, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई N और यहाँ पे लॉग K। लॉग K क्या है? लॉग इक्विलिब्रियम, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आए लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा फॉर्म जो है ना तभी लिख सकते हैं जब आप सेल को रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं।
यानी जब आप टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन। तो आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आई होगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल का क्या रिलेशन है, और इसके ऊपर आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो न्यूमेरिकल आएगा, और इसको आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर ये पूछा गया है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक करो और वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।